सिंपैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम जो है हम लोगों ने पहले क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, उसमें हमने कहा था सिंपैथेटिक सिस्टम क्या है। फाइट एंड फ्लाइट। सबसे पहले हम लोग पीछे जाते हैं और पीछे जाके जो वो एक टेबल बना हुआ है जिसमें सिंपैथेटिक सिस्टम के एक्शंस हैं वो देख लेते हैं कि जब हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हमारी बॉडी के हर ऑर्गन के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। आई के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को मिड्रियासिस और मायोसिस साथ लिखवा दिया था कि कौन सी चीज़ को मिड्रियासिस कहते हैं, कौन सी चीज़ को मायोसिस कहते हैं। हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। ब्लड वेसल्स, स्केलेटल मसल्स के ऊपर आपकी स्किन, किडनी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन केस ऑफ मेल क्या इफेक्ट आएगा, इन केस ऑफ फीमेल क्या इफेक्ट आएगा। सलाइवरी ग्लैंड्स जो है और मेड्यूला, लैक्रिमल ग्लैंड्स, ये इनके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। फाइट एंड फ्लाइट के केस के अंदर जो है आपकी बॉडी किस तरीके से अपने आप को एग्जिबिट करती है। हार्ट बीट तेज हो जाएगी, आपकी जो है ब्रीदिंग शैलो हो जाएगी, आपके स्केलेटल मसल्स को ज़्यादा खून जाएगा, आपकी ब्लड वेसल्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन आती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खून जो है वो सर्कुलेट कर सके टुवर्ड्स योर स्केलेटल सिस्टम। आपका जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक जो है वो स्फिंक्टर क्लोज हो जाते हैं, आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक नहीं काम करता। जो आपकी किडनीज हैं वो रेनिन सक्रीट करेंगी, आपकी जो ट्रकिया है वो डायलेट कर जाएगी ताकि ब्रीदिंग जो है वो इजी हो जाए। उसके अलावा जो है टीयर बनना या फिर दूसरे जो और ग्लैंड्स हैं वो बंद हो जाते हैं। आपको ना उस टाइम पे जब आप फाइट एंड फ्लाइट मोड के अंदर होते हो आपको टीयर्स नहीं बनते, सलाइवा नहीं बनता, आपके जो ग्लैंड्स हैं, जो सिक्रीशंस के ग्लैंड्स हैं वो काम ही नहीं करते हैं। सेम इन केस आपके जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की जो सिक्रीशंस है वो भी नहीं बनती हैं। तो ये हम लोग जितने भी ड्रग्स पढ़ेंगे उनके इफेक्ट जो होंगे, जो एगनिस्ट होंगे उनके इफेक्ट इनको कॉज करवाएंगे इन इफेक्ट्स को, और जो एंटागनिस्ट होंगे वो इनके ऑपोजिट काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है, जैसे हम लोगों ने जब पैरासिम्पथेटिक सिस्टम पढ़ा था हमने कहा था पैरासिम्पथेटिक सिस्टम का जो मॉडल ड्रग है दैट इज एसिटाइलकोलिन। इसी तरीके से जो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम का मॉडल ड्रग है, जो आपके सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कह दें या फिर कह दें कि सिंपैथेटिक सिस्टम को शुरू करवाता है, सिंपैथेटिक सिस्टम के जो जनरल सारे फीचर्स हैं, जो मैंने आपसे कहा है कि आपके हार्ट के ऊपर कौन से आ रहे हैं, आपके ब्रोंकाई के ऊपर कौन से आ रहे हैं, ट्रैकिया के ऊपर, रिस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर, वो सारे ऑलमोस्ट करवाएगा, एक्टिवेट करवाएगा। वो है आपका एड्रेनालिन। और एड्रेनालिन को एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, ये दोनों एक ही चीज के नाम है। आपका जो एड्री सिंपैथेटिक सिस्टम है, इसका जो एगनिस्ट वाले काम है वो आपके पैरासिम्पथेटिक सिस्टम के एंटेगनिस्ट वाले काम हुए, और आपके जो सिंपैथेटिक सिस्टम के एंटेगनिस्ट वाले काम है वो पैरासिम्पथेटिक के एगनिस्ट वाले काम होंगे। तो फिर हम लोगों ने अगर काम एक जैसे हैं, तो हम लोगों ने ग्रुप क्यों अलग बनाए हैं। मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये चीज एक्सप्लेन की थी कि ग्रुप इसलिए अलग है क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम के रिसेप्टर्स अलग हैं, पैरासिम्पथेटिक सिस्टम के ड्रग के रिसेप्टर्स अलग हैं। हमने पैरासिम्पथेटिक के रिसेप्टर्स पढ़े थे, कौन कौन से थे। मस्करीनिक और निकोटेनिक रिसेप्टर, जिसके आगे हमने टाइप्स ही पढ़ी थी, M1, M2, M3, और निकोटेनिक की N1 और N2। कुछ ड्रग्स के उन्होंने पीछे पैरासिम्पथेटिक सिस्टम में बताया भी था कि किस तरीके से जो है कुछ ड्रग्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ जाके ब्लड सर्कुलेशन को अफेक्ट कर रही थी, कुछ जस्ट हार्ट को कर रही थी, कुछ सिर्फ GIT को अफेक्ट कर रही थी। तो वो रिसेप्टर बेस्ड है, ठीक है। लेकिन जो आपके सिंपैथेटिक सिस्टम के रिसेप्टर्स हैं वो कौन से हैं, अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स। इनकी भी आगे से टाइप्स हैं, बीटा 1, बीटा 2, अल्फा 1, अल्फा 2, इस तरह से काफ़ी टाइप्स हैं इनकी। तो आपकी बुक में आपके जिस हद तक इन्होंने कहा है आपको क्लासिफिकेशन में नहीं लेके गए, ठीक है। ये बहुत बेसिक सी फार्माकोलॉजी है तो इसमें क्लासिफिकेशन नहीं, आप भी क्लासिफिकेशन की तरफ मत जाएं। अगर आपका दिल कर रहा है तो आपके जो है लाइब्रेरी में कैटसन की बुक है फार्माकोलॉजी की, उससे आप क्लासिफिकेशन पढ़ सकते हो कि कौन कौन सी टाइप के रिसेप्टर्स हैं और कहाँ कहाँ कौन कौन से मौजूद होते हैं। अल्फा 1 कहाँ पे है, बीटा 2 कहाँ पे है, ये कहाँ कहाँ पे मौजूद है, ये सब कुछ मेंशन्ड है। तो कह रहे हैं कि जो आपका एड्रिनर्जिक जो एगनिस्ट हैं या इनको सिंपैथोमाइमेटिक भी कहते हैं, क्लासिफिकेशन हमने सबसे पहले पढ़ी थी। जो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट करेंगे वो है सिंपैथोमाइमेटिक, और जो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम जो है इनहिबिट करेंगे वो क्या है, सिंपैथोलिटिक। जो आपके सिंपैथोमाइमेटिक हैं उनको हम लोग एड्रिनर्जिक एगनिस्ट भी कहते हैं, और जो आपके सिंपैथोलिटिक्स हैं उनको एड्रिनर्जिक एंटागनिस्ट कहते हैं। ये चीज हमने क्लासिफिकेशन देख ली। कह रहे हैं कि आपके जो मेन इसके अंदर ड्रग है वो स्टिमुलेट होता है
एपिनेफ्रिन, ये जितने भी एक्शंस हैं आपके एड्रिनर्जिक ड्रग्स के, वो किस तरीके से होंगे, या तो एपिनेफ्रिन से या नॉर एपिनेफ्रिन से। नॉर एपिनेफ्रिन जो है ना, ये एपिनेफ्रिन के साथ ही रिलीज होती है, थोड़ी सी मिकदार के अंदर। एपिनेफ्रिन जो आपकी बॉडी जनरली रिलीज करती है ना, वो आपकी एड्रिनल ग्लैंड से होती है। ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे मौजूद होता है? आपकी किडनी के ऊपर मौजूद है, पिरामिड शेप का एक ग्लैंड, वो आपका ये रिलीज करता है एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। तो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम के जो मेजर एक्शन है, वो वहां से रिलीज होने वाले हार्मोन से ही आएंगे, जो क्या एक्टिवेट करेंगे? फाइट एंड फ्लाइट एक्टिवेट करेंगे। अब ये अपना काम कैसे दिखाएंगे? अब इन ड्रग्स को, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन को, काम करने के लिए किसी ना किसी रिसेप्टर की जरूरत है। जैसे इन्होंने अगर हार्ट के ऊपर काम करना है, तो हार्ट के ऊपर उसको अटैच होने के लिए एक रिसेप्टर चाहिए। तो वो जो रिसीव कर रहा है, जो रिसेप्टर है, जो मैंने आपको कहा अल्फा और बीटा, इनके लिए एक कलेक्टिव टर्म भी बोली जाती है, एड्रीनो रिसेप्टर्स। मतलब ये एड्रेलिन के एड्रेनालिन के जो रिसेप्टर्स हैं, या आपके एड्रीनर्जिक सिस्टम के जो रिसेप्टर्स हैं, वो क्या है? एड्रीनो रिसेप्टर्स। तो एड्रीनो रिसेप्टर्स के ऊपर अटैच होंगे ये ड्रग्स जाके, और क्या करेंगे? एक्टिवेट कर देंगे आपके एड्रीनर्जिक सिस्टम को। ठीक है। मेन चीज क्या है आपका? एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन या नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज होगा कहाँ से? आपकी एड्रेनल ग्लैंड से। एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होकर अब ये ऑर्गन्स के पास आएगा। ऑर्गन्स के पास आके इसने फ्लाइट एंड फ्लाइट कॉज करके, ऑर्गन को अफेक्ट करके उनसे कोई ना कोई रिस्पॉन्स क्रिएट करना है। जैसे हार्ट के ऊपर हार्ट बीट तेज करनी है फर्ज करें, तो वहां पे जाके वो अपने एड्रीनो रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, चाहे वो कोई भी है, अल्फा है, बीटा है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। वो उस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, और बाइंड करके अपना इफेक्ट कॉज करवाएगा। ये चीज लिखी हुई है। कुछ जो हैं वो डायरेक्ट अटैच होते हैं, कुछ किसी और तरीके से काम करेंगे, कुछ डायरेक्ट बाइंडिंग कर लेते हैं, कुछ इनडायरेक्ट एक्शन कॉज करते हैं। डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट जो है वो एपिनेफ्रिन है, इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट जो है वो एम्फेटामिन है, और मिक्स एक्शन जो है ना वो एफेड्रीन है। अच्छा, इधर जो मैं वही बात की, जो आप लोगों की राइट साइड के ऊपर अवेलेबल ड्रग है मार्केट के, वो आप लोगों ने ये बॉक्सेस सारी किताब के याद करने हैं। कल को आपको एग्जामिनर पूछता है कि भाई इसका आप मुझे ब्रांड नेम बताएं, तो आपने ये नहीं बोलना कि भाई हमें नहीं बताया गया था कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी आप चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो अपनी एक्सपीरियंस से। अपने आप कोई इंटर्नशिप करके चीज़ें सीखें कि मार्केट अवेलेबल, या आपकी लोकल एरिया के अंदर कौन से ब्रांड्स जो हैं, क्योंकि अब बहुत से हंड्रेड्स ऑफ इंडस्ट्रीज हैं जो कि बहुत से जो है ना ब्रांड्स बना रही हैं। अब ये सारे तो नहीं ना किताब में मेंशन किए जा सकते, पुरानी किताब लिखी हुई है ये। तो आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस से, अपनी इन नॉलेज से इसके अंदर चीज़ें ऐड ऑन भी कर सकते हो। फिर हमारे पास सबसे पहले आता है आपका मेन ड्रग, दैट इज एड्रेनालिन, जिसका दूसरा नाम एपिनेफ्रिन भी है। एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन जो है डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट है। ठीक है। और इसने क्या करना है? इसने आपकी बॉडी में जाकर, ये सबसे पहले एड्रेनल मेडुला से रिलीज होता है, उसके बाद जो है इसके साथ साथ एड्रेनालिन के साथ, यानी एपिनेफ्रिन के साथ, थोड़ी थोड़ी नॉर एपिनेफ्रिन भी रिलीज होती है। ये आपके ब्लड के अंदर आता है, ब्लड के अंदर जाके ये जाके आपके अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स के साथ एक्ट करेगा। अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स क्या थे? जिनको एड्रीनो रिसेप्टर्स भी कहते हैं। लो डोजेस के ऊपर जो है ये वेजो डायलेशन कॉज करता है, और हाई डोजेस के ऊपर ये वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज करता है। लो डोजेस के ऊपर ये बीटा रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करेगा, बीटा रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करके ये वेजो डायलेशन कॉज करेगा। इसको अंडरलाइन कर लें, ये जो आपकी ये लाइन है ना, एट लो डोजेस, लो डोजेस के ऊपर इसने बीटा रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करना है और वेजोडाइलेशन कॉज करनी है। इसका मतलब है कि बीटा रिसेप्टर्स जब एक्टिवेट होंगे, बीटा रिसेप्टर एक्टिवेट होके वेजो डायलेशन कॉज करेंगे। अब इन्होंने ये जो वेजो डायलेशन है ना, ये स्पेसिफाई नहीं किया कौन कौन सी जगह की, स्केलेटल मसल्स की वेसल्स या जनरल वेसल्स या स्मूथ मसल्स की वेसल्स, कौन सी वेसल्स की वेजोडाइलेशन कॉज करें, ये नहीं इन्होंने मेंशन किया। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और हाई डोजेस के ऊपर एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन हाई डोजेस के ऊपर जो है क्या करेगी? अल्फा रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगी, अल्फा रिसेप्टर के ऊपर जाके काम करेगी, और क्या कॉज करवाएगी? वेसो कंस्ट्रिक्शन। एक ही ड्रग जो है डिफरेंट दो रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करके दो डिफरेंट किस्म के काम कर रही है। लो डोज के ऊपर वेजो डायलेशन है, क्योंकि रिसेप्टर बीटा है, और हाई डोज के ऊपर क्या है? वेजो कंस्ट्रिक्शन है, क्योंकि रिसेप्टर अल्फा है दोनों ही सिंपैथेटिक सिस्टम के रिसेप्टर्स। ठीक है, बात समझ आइए। इसके अगर हम फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की बात करें, तो सीवीएस कार्डियक स्टिमुलेंट है, हार्ट बीट को तेज करता है।
और अगर कोई हार्ट डिजीज है जैसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, और टोटली जो है ना हार्ट की पावर को, पंपिंग पावर को इसने इंक्रीज करना है। इसके उन्होंने रिसेप्टर बताया है कि कौन से रिसेप्टर पे एक्ट करके करेगा, बीटा वन के ऊपर। ये अब आपके एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, और ये आपको ना वैसे पता भी होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, कल को आप लोगों ने मेडिकल स्टोर्स पे काम करना है, आप लोगों ने मेडिकल स्टोर्स चलाने हैं, तो आपको उनके लिए आपको ये जनरल नॉलेज भी पता होनी चाहिए, और ये चीज़ आपने भूलनी भी नहीं है। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर इन्होंने, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन सा रिसेप्टर है, बीटा टू रिसेप्टर है, उसके ऊपर एक्ट करके जो है इन्होंने ब्रोंकियो डायलेशन कॉज करवानी है। ब्लड वेसल्स के ऊपर एक्ट करना है इन्होंने, और उधर भी वेजो डायलेशन कॉज करवानी है। वेजो डायलेशन अभी हमने ऊपर पढ़ा था कौन से रिसेप्टर से हो रही थी, बीटा रिसेप्टर से हो रही थी। फिर साथ नीदर भी इन्होंने बीटा रिसेप्टर बताया हुआ है, ये भी बीटा टू, बीटा रिसेप्टर की बी टू सेकेंड टाइप। फिर नीचे ब्लड वेसल्स का भी बी टू टाइप है, इसको भी अंडरलाइन करें। और जीआईटी का ये क्या करते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि जब भी आपका फाइट एंड फ्लाइट मोड स्टार्ट होता है तो आपका जीआईटी कंप्लीटली तौर पे ब्लॉक हो जाता है, आपके स्फिंक्टर बंद हो जाते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, उनके जो स्फिंक्टर हैं वो क्लोज हो जाते हैं। आगे थेराप्यूटिक यूजेस, ऊपर जो हमने एक्शंस पढ़े हैं सेम उन्हीं के ही थेराप्यूटिक यूजेस हैं। ऊपर आपने रेस्पिरेटरी एक्शन पढ़ा कि ब्रोंकोडायलेशन कॉज कर रहा है, तो नीचे हम पढ़ेंगे कि ऑलरेडी अगर अस्थमा के अंदर जिसमें ब्रोंकियोस्पाज्म आ जाता है, ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन होती है, उसके लिए अगर हम ये ड्रग देंगे तो ये ब्रोंकियो डायलेशन कॉज कर देगा। ठीक है, सेम ऊपर जो हम लोगों ने एक्शन पढ़े हैं नीचे उनके वही थेराप्यूटिक यूजेस है। फिर ऊपर जो है यहाँ पे ग्लूकोमा कह रहे हैं कि इसको आंख के ऊपर जो है वो टॉपिकली 2% जो है वो लगाएंगे, तो ये क्या करेगा, आपका इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, आंखों के अंदर भी एक फ्लूइड प्रेशर होता है उसे इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर कहते हैं, वो जो है रिड्यूस करेगा। और कौन से ग्लूकोमा के अंदर ये ट्रीट, ओपन एंगल ग्लूकोमा के अंदर इसको ट्रीट कर सकते हैं। आई डिजीज है, इसके अंदर ऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो टॉपिकली तौर पे करके रिड्यूस किया जा सकता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं करते क्योंकि इसके दूसरे भी तो इफेक्ट्स आ सकते हैं, मल्टीपल टाइम यूजेस से एब्जॉर्प्शन और डिफरेंट अदर थिंग्स। कार्डियक अरेस्ट कह रहे हैं कि एक बंदा जिसका दिल बंद हो गया है, कभी समटाइम आप देखो हम लोगों का ज्यादा एक्सपोजर, अगर आपका क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं है तो आपका ज्यादा एक्सपोजर ड्रामास इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से होगा। उसमें अगर किसी को जो है ना हार्ट बीट खत्म हो जाती है तो उसको इंट्राकार्डिक एक इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है, एक इंजेक्शन लगाते हैं और उसको शॉक्स वगैरह दिए जाते हैं, ये हम लोग मूवीज वगैरह में देखते हैं। तो ये जो इंट्राकार्डिक इंजेक्शन होता है वो एड्रेनालिन का होता है। ठीक है, एड्रेनालिन के इंट्राकार्डिक इंजेक्शन से क्या होता है कि उसके जो है उसको इंट्राकार्डिक इंजेक्शन लगा के उसको रीस्टार्ट कराया जाता है। उसको कार्डिक अरेस्ट के केस में जिधर दिल ने धड़कना बंद कर दिया है, उसको एक जंप स्टार्ट मिलता है ताकि वो स्टार्ट हो, धड़कना शुरू करे। साथ उसको इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं। उसके अलावा एनेस्थीसिया कह रहे हैं कि लोकल एनेस्थीसिया में ना, ये हम लोगों ने एनेस्थेटिक वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो लोकल एनेस्थीसिया होता है ना, जो स्पेसिफिक एक जगह को सुन करता है। आप इंजेक्शन लगाओगे, हम आपकी ब्लड ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, तो स्पेसिफिक जगह के ऊपर से ना ड्रग थोड़ी देर बाद वहां से मूव हो जाएगा। जब उस जगह से मूव हो जाएगा तो वो जगह सुन नहीं रहेगी, तो हम क्या करते हैं, हम पॉइंट 100,000 पार्ट में जो है यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लें, साथ एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन देते हैं। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि वहां पे उस स्पेसिफिक इंजेक्शन जहाँ पे आपने इंजेक्शन, जैसे अपने आपने हाथ में इंजेक्शन लगाया है हाथ सुन करने के लिए, जहाँ पे आपने पॉइंट 100,000 साथ एपिनेफ्रिन भी लगा दी पार्ट में, उससे ये होगा कि वो जो आपकी ब्लड वेसल है जहाँ पे आपने ड्रग इंजेक्ट की है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज कर रहा था, इसने ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर दिया, तंग कर दिया। अब ब्लड वेसल अगर तंग हो गई है तो ड्रग इतनी जल्दी आगे मूव नहीं करेगा, इस वजह से जो ड्यूरेशन होती है लोकल एनेस्थीसिया की वो इंक्रीज कर जाती है। फार्माकोकाइनेटिक देखें तो ये ओरली नहीं ले सकते क्योंकि जीआईटी इसको खराब कर देती है, तो इसका या तो सबक्यूटेनियसली स्किन में या तो फिर इंट्रामस्कुलरली आईएम इसको दिया जाता है। मैंने बहुत सी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस के अंदर देखा है कि इसकी इन्फ्यूजन्स भी लगती हैं, बहुत से जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स होते हैं ना उनको बहुत माइन्यूट इन्फ्यूजन के अंदर देते हैं, मतलब कि अगर 500 ml की ड्रिप है तो उसके अंदर बहुत माइन्यूट क्वांटिटी इन्फ्यूजन केस में भी दे सकते हैं। तो इसको आईवी आपने नहीं कहना देना है, ठीक है, आईवी इज समथिंग एल्स।
ये चीज जो है, अगर आप आईवी कहोगे तो वो एग्जामिनर, अगर आप वाइवे में बोलोगे या फिर एग्जाम में देखो तो वो फुल क्रॉस लगेगा और एग्जामिनर आपको फेल कर देगा, क्योंकि एड्रेनालिन कभी भी आईवी नहीं दिया जा सकता। मैंने आपको कहा है इन केस ऑफ क्रिटिकली इल पेशेंट्स, मैंने कुछ जो है प्रैक्टिसेस के अंदर हॉस्पिटल्स में देखा है कि इन्फ्यूजन दे देते हैं, कि इतने बड़े जो है वो फ्लूइड के अंदर थोड़ी सी जो है वो इंजेक्ट करते हैं। वो अब कितनी क्वांटिटी है वो पेशेंट की कंडीशन के ऊपर होती है। फिर कह रहे हैं कि इसको जो है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है इट कैन नॉट बी गिवन आईवी इंट्रावेनियसली, क्योंकि ये डेंजरस है, इसको अंडरलाइन करें। और टॉपिकली भी दिया जा सकता है, क्योंकि अगर कोई खून बह रहा है किसी जगह से और वो रुक नहीं रहा, तो वहां पे अगर एड्रेनालिन लगा दें उस वेसल के अंदर तो वो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी और ऊजिंग ऑफ ब्लड या ब्लड का बहना जो है वहां से खत्म हो सकता है। डिस्टरबेंसेस देखें, कार्डिक अरिथमिया, पल्मोनरी एडीमा, हार्ट इतना ज्यादा जो है बीट कर रहा है। पल्मोनरी एडीमा जो है ना, ये हम लोगों ने फिजियोलॉजी में पढ़ा था, और ब्लड प्रेशर के चैप्टर में भी हमने पढ़ा था। पल्मोनरी एडीमा क्या होता है कि जब आपका हार्ट जो है उसके ऊपर लोड ज्यादा है या फिर वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो पीछे से जो कार्डिक लोड आता है ना, वो कंप्लीटली तौर पे हार्ट के अंदर आता नहीं है, और हार्ट आगे ब्लड पंप करता रहता है, तो वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा आपका हार्ट। तो पीछे ना प्लाज्मा स्टे करना शुरू हो जाता है, ब्लड स्टे, लिवर लंग्स से आ रहा है ना, पीछे स्टे करना शुरू हो जाता है। तो जब इतना ज्यादा स्टे करता है ना, तो कहते हैं, कभी आपने ये टर्मिनोलॉजी सुनी है कि फेफड़ों में पानी भर गया है, लंग्स के अंदर पानी भर गया है, तो इस चीज को कहते हैं पल्मोनरी एडीमा। हार्ट नहीं ठीक से काम कर रहा होता। देखो ना, अब उसने खून भेजना है आगे हार्ट को, वो पीछे से खून भेज रहा है, हार्ट उतना रिसीव ही नहीं कर रहा, वो फिर आई तो जा रहा है, कॉन्टिन्यूस एक साइकिल के अंदर आपकी कार्डियक साइकिल चल रही है। फिर दोबारा से वो खून भेज रहा है, वो पकड़ ही नहीं रहा, वो भेज रहा है, वो इतना रिसीव ही नहीं कर पा रहा खून। तो फिर वो क्या करेगा, उसके अंदर स्टे करना शुरू हो जाएगा, पीछे स्टे करना शुरू हो जाएगा, तो इससे अडीमा कॉज हो जाए, फ्लूइड बिल्डअप होना शुरू हो जाता है उसके अंदर। वो जस्ट ब्लड नहीं होता, वो प्लाज्मा भी होता है, क्योंकि ज्यादातर ब्लड सेल्स तो फिल्टर आउट होकर चले भी जाते हैं। ये आपका एड्रेनालिन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक आपका। फिर आपके इनडायरेक्ट एक्टिंग के अंदर आता है एम्फेटामिन। एम्फेटामिन जो है, इसको अभी हम शुरू करते हैं। एम्फेटामिन जो है ये भी आपका एड्रीनर्जिक एगनिस्ट है। इसने भी जो है वो एड्रीनर्जिक सिस्टम वाले ही सिम्टम्स कॉज करवाने हैं, लेकिन ये डायरेक्ट रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं कर रहा। ये इनडायरेक्ट एक्टिंग है, इसने किसी और तरीके से जो है वो आपके काम करवाने हैं। अब वो क्या तरीका है, सबसे पहले उसकी थोड़ी केमिस्ट्री बता रहे हैं कि ये नॉन कैटिकोलामिनर्जिक सिंपथेटिक अमाइन है। ठीक है। कैटिकोलामिनर्जिक, ये एक स्पेसिफिक कैटेकोलामाइंस, एक स्पेसिफिक हमारी केमिकल कंपाउंड्स की क्लास है। ठीक है। ये एक वर्ड आपको लगे कि इतना औखा सा वर्ड है और ये कोई स्पेसिफिक इसके अंदर मीनिंग है, नहीं। जैसे एल्डिहाइड्स होते हैं, कीटोन्स होते हैं, वैसे इस तरीके से कुछ कंपाउंड्स हैं कैटिकोलामाइंस जो हैं, हमारी बॉडी में कैटिकोलामाइंस मौजूद होते हैं, जैसे एड्रेनालिन और एड्रेनालिन भी कैटिकोलामाइंस के अंदर आते हैं, मतलब ये अमाइंस हैं। स्ट्रक्चर बेस्ड नाम इनको जो दिले में। डोपामीन जो है हमारी बॉडी का, ये भी कैटिकोल अमाइन ही है। तो ये हमारे जो आपने साइनेप्सिस पढ़ा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, कि एक नर्व से दूसरे नर्व का कनेक्शन जो होता है वो साइनेप्सिस से होता है। एक नर्व ने दूसरे नर्व नर्व को कांटेक्ट करके, सॉरी, कांटेक्ट करके इन कांटेक्ट आके सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर जो है, जब भी सिनेप्सिस होगा तो या तो एक्टिवेशन होती है या इनहिबिशन होती है, कि नर्व आगे इम्पल्स जाएगी या रुक जाएगी। तो हमारे कुछ एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स थे और कुछ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स थे। तो हमारे कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जैसे एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, हमारा जो इनहिबिटरी है डोपा, कुछ हमारे मतलब हमारा जो हैप्पी हार्मोन है डोपामीन, ये सारे जो हैं ये केटिकोलामाइंस हैं। तो एम्फेटामिन भी क्या करता है, एम्फेटामिन के भी मोस्टली एक्शन जो हैं वो मोस्टली जो है वो दिमाग के भी हैं और पेरिफेरल एक्शन भी हैं। एडिनर्जिक सिस्टम के अंदर जो इसके पेरिफेरल एक्शंस है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके इसके ब्लड वेसल्स के ऊपर आएंगे या इसके दूसरे और एक्शंस के ऊपर आएंगे, वो हम देखते हैं। इट शोज क्वाइट सिमिलर इफेक्ट्स एट कोकेन, मतलब कि इसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इफेक्ट्स ज़्यादा होंगे। Amphetamine has indirect action on the CNS and peripheral nervous system। कह रहे हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर इसके क्या हैं, इनडायरेक्ट इफेक्ट्स हैं। इफेक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ कैटिकोलामाइन न्यूरोट्रांसमीटर इन सिनेप्टिक स्पेस। वही बात हो गई, आपका जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम तो हमेशा चलता ही न्यूरॉन से है ना। तो न्यूरॉन टू न्यूरॉन कनेक्शन सिनैप्स से होता है,
और सिनेप्स के अंदर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे कनेक्ट सिग्नल जाता है? न्यूरोट्रांसमीटर से। तो न्यूरोट्रांसमीटर या तो क्या हो सकते हैं, एक्टिवेटर्स होते हैं या इनहिबिटर्स, या तो एक्साइटरी हो सकते हैं या वो क्या हो सकते हैं, इनहिबिटरी। तो एक्साइटरी हो या इनहिबिटरी हो, ठीक है, इसके केस में अगर आपको फीलिंग ऑफ, कोकेन के केस के अंदर आपको फीलिंग ऑफ जॉय है तो वो क्या होंगे, वो एक्साइटरी होंगे, ठीक है। फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, मोर अलर्टनेस, ज्यादा दिमाग जो है वो एक्टिव हो जाता है, मोर फोकस। कोकेन का कभी जो है ना, ड्रग दो तरह का होता है, एक जो दिमाग को जो है सीएनएस को डिप्रेस कर देता है, जिसको खा के नींद नींद आ जाती है, और एक जो दिमाग को तेज कर देता है। डिप्रेस करने वाले में जैसे ये चर्स वगैरह हो गई, और एक्टिवेट करने वालों में जैसे एमडीएमए, एलएसडी हो गई। एलएसडी तो चलो हेलुसिनेशंस ही कॉज इतना एक्टिवेट कर देते हैं कि हेलुसिनेशंस आना शुरू हो जाती हैं, इतना नहीं। एमडीएमए, मेथ, मेथ आपने नाम सुना होगा मोस्टली जो है। ये सारे क्या करते हैं, ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ज्यादा एक्टिव करते हैं। तो कैसे करेंगे, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर से दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर में जो न्यूरोट्रांसमीटर जा रहा है एक सिनेप्स से दूसरे सिनेप्स में, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में ज्यादा डाल देते हैं, उसके अलावा इतना ज्यादा रिलीज कर देते हैं कि बॉडी बहुत ज्यादा हैप्पी फील करती है फिर। और लेकिन ना, एक ये भी करते हैं कि उन न्यूरोट्रांसमीटर्स को खत्म करने के लिए जो मोनोमाइन ऑक्सीडेज होते हैं उनको भी रोक देती है, कि भाई वो जो हमने रिलीज किया है ना, उसको खत्म नहीं करना। तो इवन के समटाइम ऐसा होता है कि हमारी बॉडी ना विद इन लेस ऑफ अ सेकेंड उन न्यूरोट्रांसमीटर्स को खत्म कर सकती है। इस टाइम पे मैं नॉर्मल एक इंसान हंस रहा है और अगले ही मिनट उसे कोई बुरी न्यूज़ मिले तो उसकी हंसी खत्म हो जाएगी और वो दुखी हो जाएगा, ठीक है, ये आपके न्यूरॉन्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन इन केस ऑफ दिस ड्रग, आपके जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो नहीं खत्म होने देगा, क्योंकि वो एंजाइम ही नहीं है जो कि उसको खत्म करे। तो आपकी हंसी जो है वो, कोई आपको टेंशन वाली बात भी कर बताएंगे तो आप हंसते रहो। मतलब जो फिर नशा करके बैठे होते हैं ना, फिर वो अपनी सेंसेस में नहीं होते, ठीक है, जो इस तरीके की ड्रग्स ज्यादा अब्यूज करते हैं। वो आप हंस भी, आप उसको कोई दुखी बात बता रहे हो तो वो जो है ना हंसता ही रहेगा। अगर पहले हंस रहा था, मतलब कहते हैं ना, हंस हंस रहे हैं तो हंसी जा रहे हैं, और अगर रो रहे हैं तो रो ही जा रहे हैं, क्योंकि एक जो उनका रिलीज हो रहा है ना हार्मोन, या सॉरी जो उनका न्यूरोट्रांसमीटर, वो उसको खत्म करने के लिए मोनोमाइन ऑक्सीडेज है ही नहीं, ठीक है। तो कंप्लीटली तौर पे साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर ना न्यूरोट्रांसमीटर्स, एक्टिव वाले न्यूरोट्रांसमीटर, एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इन कॉमन लव अल्फाज उल्टी कर दिए जाते हैं, सारे के सारे निकाल के साइनेप्टिक क्लेफ्ट में फेंक दिए। और वो फिर बॉडी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पी हार्मोन और एक्टिव। और इसके अब मोर पावरफुल इफेक्ट्स कौन से हो गए, सीएनएस के, लेकिन इसके इसके साथ साथ इसके पेरिफेरल इफेक्ट्स भी हैं। पेरिफेरल इफेक्ट्स अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर आते हैं। हार्ट बीट तेज हो जाती है, तो इसका जो मोर इफेक्ट है ना, इसके सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक इफेक्ट के ऊपर आता है। इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस को अगर हम देखें, ये जो मैंने अभी आपको सारा एक्सप्लेन किया है वो उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था, कि उसने किस तरीके से सारे न्यूरोट्रांसमीटर को कहाँ पे फेंक देना है, और फिर उसको जहाँ पे उसने फेंक दिया, सारा रिलीज कर दिया, उसको खत्म भी नहीं होने देना। इस तरीके से उसके इफेक्ट्स आएंगे। फिर इस चीज को हम फार्माकोलॉजिकली या थेराप्यूटिकली कैसे यूज कर सकते हैं, थेराप्यूटिकली हम इसको, फिर दूसरी चीज, पहले तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था, फार्माकोलॉजिकल एक्शन में ये आ जाएगा कि इसके सीएनएस ज्यादा है, इसके पेरिफेरल कम है। पेरिफेरल में भी इसके जो है अल्फा और बीटा बोथ रिसेप्टर्स के ऊपर ही एक्ट करेगा, और लेकिन इनडायरेक्टली, इसको अंडरलाइन कर लें, इट हैज बोथ अल्फा एंड बीटा इफेक्ट्स बट इनडायरेक्टली। फिर ये क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देगा, ब्लड प्रेशर को कर देगा इंक्रीज। और इतना ज्यादा समटाइम्स इंक्रीज कर देता है, इतना ज्यादा इंक्रीज कर देता है कि रिदमियाज आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। हार्ट ठीक से फिर बीट ही नहीं कर पाता, इतना ज्यादा हार्ट बीट तेज हो जाती है, ठीक है। इट कुड लीड टू कार्डिक रिदमिया। और इट प्रोड्यूसेस मिड्रियासिस। कभी भी ये जो कोकेन जिन्होंने किया होता है ना, उनका एक क्लासिक सिम्टम है कि उनके पिन पॉइंट प्यूपिल्स हो जाते हैं। प्यूपिल, आपको पता है आई में प्यूपिल क्या होता है, पिन पॉइंट प्यूपिल हो जाते हैं, मिड्रियासिस कॉज कर देती है ये ड्रग। वो बंदे का दिमाग इतना को एक्टिव होता है ना, कभी कोकेन के ऊपर, कोकेन का नशा कहते हैं बहुत बुरा नशा है, इसके कोकेन जैसे इफेक्ट्स है ना विटामिन के, बहुत सबसे बुरा जो है नशा है। अब देखो एक बंदा रिवर्स कैसे आता है उसमें से, रिवर्स उतना ही मुश्किल है। अब उस बंदे को उस फीलिंग की, अब हमें पता है वो, हमारे लिए वो फीलिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती, हमें पता ही नहीं वो क्या चीज़ है जिसकी बंदे को इतनी क्रेविंग होती है कि वो बार बार उस चीज़ को, उस
उस स्टेट को हासिल करने के लिए, उस स्टेट ऑफ माइंड में जाने के लिए वो बार बार कॉन्टिन्यूसली नशा करता रहता है। लार्ज डोजेस इट में कॉज एरिथमियाज, इसको भी अंडरलाइन करें, इट्स एन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। और उसके बाद जो है इट कॉजेज मिड्रियासिस, इसको भी अंडरलाइन करें, इट्स इम्पॉर्टेंट एज वेल, लेकिन चलो ये जनरल सिम्टम्स पे भी आ जाता है, मिड्रियासिस कॉज करता है। थेराप्यूटिकली, अब इस चीज को हम थेराप्यूटिकली कैसे यूज कर सकते हैं? ये तो लोग नशे के लिए यूज करेंगे, अब यूज ही करेंगे, अगर किसी को हम दवाई भी देंगे तो इसके ना ज्यादातर इसका बहुत लिमिटेड यूज है, क्योंकि इसकी साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस आ जाती है, लोगों को आदत पड़ जाती है, फिर इट कुड लीड टू टॉलरेंस। अब पहले एक गोली खा के जो है असर हो रहा था, मैं आम अल्फाज में आपको समझा रही हूँ कि अगर एक गोली खा के पहले असर हो रहा था, तो सम टाइम्स के बाद इतनी टॉलरेंस आ जाएगी कि एक गोली खा के असर नहीं होगा। तो इस वजह से ना इसके जो थेरेप्यूटिक यूजेस है ना वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। इवन हमारी कंट्री के अंदर तो बिल्कुल ही जो है ना इसको यूज नहीं किया जाता। बाहर की कंट्रीज के अंदर इनको यूज किया जाता है, क्योंकि एक स्पेसिफिक डिजीज है बच्चों में होती है, एडीएचडी। एडीएचडी क्या है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हम लोगों का लोकल लोग कहते हैं कि हम पंजाबियों में होता है बच्चा जो है ना पूतर गया है, या फिर बच्चा जो है बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है, बच्चे जो है ना उसने मीठा ज्यादा खा लिया है। मतलब बड़े बड़े हमारे ना लोकल वर्ड्स हैं जो हम कहते हैं बच्चे को, ये हो गया है, वो हो गया है, कुछ पढ़ के फूक दो, इस तरह से ना हम इस तरीके से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ना ये एक्चुअल डिजीज है। कुछ बच्चे होते हैं जो कि ना अटेंशन नहीं दे पाते हैं, वो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, इतने ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं कि मतलब कि कॉन्टिन्यूसली जम दीवार में जाके सर मार दे। होता है, कभी सुना है किसी ने किया हो? मैंने, मेरे सामने ये एग्जांपल्स हैं। कुछ बच्चे इतने ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, वो अपने आप के लिए डेंजरस हो गए हैं। पागल तो नहीं है ना कोई बच्चा कि एक नॉर्मल बच्चा इस तरह की हरकत कर रहा है, तो वो नॉर्मल नहीं होता, उसको एक हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है। क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को कुछ समझा ही नहीं जाता, उनको लगता है साइकोलॉजिकल अगर किसी को कोई इश्यू है तो वो पागल ही है। ठीक है। तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ये बच्चों में होता है। और इसमें क्या होता है कि वो किसी भी चीज के ऊपर फोकस नहीं कर पाते ज्यादा देर के लिए, थोड़ी देर चीज की, उसके बाद उनको होता है कि किसी और चीज के ऊपर जाएं, उनकी अटेंशन नहीं आ पाती है एक चीज के ऊपर। तो फिर इसको, जब हम इस ड्रग को यूज करते हैं, अलर्टनेस ज्यादा हो जाती है, तो जो उनका अटेंशन पीरियड, जैसे पहले अटेंशन पीरियड था 1 या 2 मिनट, अटेंशन पीरियड उनका बढ़ सकता है। ठीक है। तो दिस इज नॉट अ क्योर, ये ट्रीटमेंट के अंदर आ रहा है, उसको ठीक नहीं करेगा, लेकिन उनका अटेंशन स्पैन इंक्रीज कर देगा। फिर आता है नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी इज अ स्लीपिंग डिसऑर्डर। इसके अंदर जो है ना नींद नूंद जो है ना उसका मसला होता है, तो ज्यादातर ये जो है ना इसके साथ ड्रग के साथ ट्रीट किया जाता है नार्कोलेप्सी को। नेक्स्ट हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक आती है। ओरली ये ड्रग दी जा सकती है, लिवर इसको मेटाबोलाइज करेगा और यूरिन इसको निकाल देगा। ज्यादातर इसका जो एम्फेटामिन का जो टेस्ट होता है ना वो भी यूरिन टेस्ट ही करते हैं, उसमें देखने के लिए कि इसके बाय प्रोडक्ट्स हैं कि नहीं, अगर कोई ऑलरेडी इसके कर रहा है, उसको अब्यूज कर रहा है तो। एडवर्स इफेक्ट्स देखें इसके बहुत ज्यादा हैं भाई। सेंट्रल नर्वस इफेक्ट्स जो है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाले इफेक्ट्स इसके सबसे ज्यादा होंगे। वो कौन से हैं? इंसोम्निया, इरिटेबिलिटी, वीकनेस, डिजीनेस, ट्रेमर्स। और बंदा इतना कंफ्यूज हो जाएगा कि उसे सुसाइडल थॉट्स भी आएंगी। और उसके अलावा इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा सुसाइडल थॉट्स वाली लाइन को। और उसके अलावा जो इसके पेरिफेरल इफेक्ट्स थे, उसके अंदर हाइपरटेंशन हो सकती है, हार्ट बीट जो है वो, ब्लड प्रेशर इतना तेज हो जाए। हमने पहले पढ़ा है कि इसका ब्लड प्रेशर, वो सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देगा, तो कह रहे हैं कि इस तरह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज करके हाइपरटेंशन भी हो सकती है। उसके अलावा इतनी ज्यादा हार्ट बीट और फिर कार्डियक रिदमिया की तरफ ये चीज चली जाएगी। तो एंजाइनल पेन का भी खतरा है, एंजाइनल पेन भी हो सकती है। वोमिटिंग और नौजिया, तो ये जो है ना डायरिया, तो एक कॉमन ड्रग इम्पैक्ट है। अब हम लोगों ने एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट पढ़ ली है, नेक्स्ट हमारे पास है एड्रीनर्जिक एंटागनिस्ट। एड्रीनर्जिक एंटागनिस्ट क्या होते हैं? आपके सिंपैथोलिटिक्स ड्रग, ऐसे ड्रग्स जो आपके सिंपैथेटिक सिस्टम को रोकते हैं, ऐसे ड्रग्स जो आपके सिंपैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक करते हैं। तो उन्होंने अगर ये ब्लॉक का काम करना है तो कैसे करेंगे? वो आपके अल्फा रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके ही करेंगे। मतलब ये हार्ट बीट को नॉर्मलाइज करेगा, ये आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करेगा। आपको मिस पैरासिम्पथेटिक भी तो ये कर रहा था। पैरासिम्पथेटिक इससे कैसे डिफरेंट है? उसका रिसेप्टर मस्क्रीनिक और निकोटिनिक का, इसका रिसेप्टर अल्फा और बीटा है। तो ये अल्फा ब्लॉकर होंगे और बीटा ब्लॉकर होंगे। ठीक है, इनकी जो ज्यादातर डिविजन्स है ना,
ड्रग्स से ज्यादा ना इनके क्लासिफिकेशन इनके ग्रुप के ऊपर है। कुछ अल्फा ब्लॉकर्स हैं, अल्फा 1 ब्लॉकर, अल्फा 2 ब्लॉकर, कुछ बीटा ब्लॉकर्स है। बीटा ब्लॉकर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हाइपरटेंशन के केस में समझी जाती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। थोड़ा सा इन्होंने बताया, अल्फा ब्लॉकर प्रोजेस्टेरोन, बीटा ब्लॉकर प्रोफेनोलोल, और कुछ ऐसे जो कि न्यूरोट्रांसमीटर के अपटेक और रिलीज के ऊपर इफेक्ट करते हैं, जो भी मैंने आपको बताया था कि विटामिन सारा का सारा रिलीज कर देती थी, तो वो रेजरपीन है। प्रेजोसेन अल्फा ब्लॉकर है, सेम वही चीज, अवेलेबल ब्रांड्स आपने देख लेने हैं। इसके अलावा और भी अगर आपने कोई ऐड ऑन करने हैं तो कर लें, कोशिश करें कि कर लें कुछ ऐड ऑन्स ना, हर हर चैप्टर के अंदर, हर इसके अंदर हर ब्रांड का ना एक एक जरूर ऐड करें, जो ड्रग्स आप पढ़ रहे हो ना उनका। प्रेजोसिन जो है वो अल्फा ब्लॉकर है, उसने स्पेसिफिकली जाकर अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर है वो, अल्फा 1 रिसेप्टर को उसने जाके ब्लॉक करना है, और इसको हाइपरटेंशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अल्फा 1 रिसेप्टर्स का मतलब है समवेयर इन द ब्लड वेसल्स मौजूद होगा अल्फा 1 रिसेप्टर्स की लोकेशन भी हमें थोड़ी बहुत समझ आना शुरू हो गई है। ये क्या करेगा, ये एक्चुअली में आपकी वॉस्कुलर रेजिस्टेंस को डिक्रीज करता है। वॉस्कुलर रेजिस्टेंस क्या होती है? वॉस्कुलर मीन आपकी वेसल्स, रेजिस्टेंस क्या है? जब वेसल्स के अंदर से ब्लड गुजर रहा होता है ना, तो आपके ब्लड के ऊपर भी एक फोर्स आ रही होती है। ठीक है, जो उसको जो वेसल्स की तरफ से आए या किसी भी तरफ से आए, वो ब्लड के ऊपर भी फोर्स आती है। एक तो फोर्स लगा के वो खुद आगे जा रहा है, एक उसके ऊपर फोर्स आती है जो कि उसके फ्लो के अंदर रेजिस्टेंस कॉज करती है, उसको कहते हैं वॉस्कुलर रेजिस्टेंस। ये उस वॉस्कुलर रेजिस्टेंस को कम कर देगा, तो आपका ब्लड प्रेशर ना बड़े इजीली फ्लो करेगा। ठीक है, और ये आपके आर्टीरियल और वीनस के दोनों के ब्लड प्रेशर को कम करता है, रिलैक्स करता है, बाय सूदिंग बोथ आर्टीरियल एंड वीनस स्मूथ मसल्स। उनके दोनों के आर्टरीज और वेन्स के स्मूथ मसल्स, आपकी वेसल्स बनी ही स्मूथ मसल्स की हैं, ये तो आपको पता है। तो आपकी आर्टरीज के भी स्मूथ मसल्स और आपके वेन्स के भी स्मूथ मसल्स, दोनों के स्मूथ मसल्स को क्या करेगा वो, रिलैक्स करेगा। और अल्टीमेटली रिलैक्स करके क्या कर रहा है, आपके ब्लड प्रेशर को जो है वो लो डाउन कर रहा है। उसके अलावा जो है इसका, दे प्रिवेंट द रिस्पॉन्स ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन्स टू एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन, इट आल्सो कॉजेस मियोसिस इन द आई। इसको अंडरलाइन करें, मियोसिस कॉज करता है आई के अंदर, या एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन के इफेक्ट्स को ऑपोजिट करता है। फिर यही जो हमने एक्शन पढ़े हैं, इसको थेरेप्यूटिकली हम कैसे यूज करते हैं, हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए। हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए ये अभी भी यूज होती है ड्रग। अब तो विद पैसेज ऑफ टाइम अच्छी से अच्छी दवाइयां आई जा रही हैं, लेकिन ये इसलिए यूज होती है क्योंकि ये अल्फा 2 रिसेप्टर के ऊपर एक्ट नहीं करती। अल्फा 2 रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करके जो है ना, थोड़े से ऐसे इफेक्ट्स आते हैं जो अनवांटेड इफेक्ट्स होते हैं। तो ये जस्ट अल्फा 1 के ऊपर है, तो जस्ट ये हाइपरटेंशन को कनेक्ट कर रही है, हाइपरटेंशन को ट्रिगर करेगी। कह रहे हैं कि शुरू शुरू में जब इसका डोज देते हैं तो हाइपरटेंसिव रिस्पॉन्स आता है, मतलब ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने की जगह ना लो हो जाता है। तो कहते हैं कि शुरू में ना थोड़ा डोज देना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका डोज बढ़ाना है। समटाइम डॉक्टर जो होता है ना, वो कहता है आपने पहला महीना जो है आधी गोली खानी है, उसके बाद आपने एक एक गोली खाना शुरू कर देनी है। तो ये यही होता है कि ड्रग नॉर्मल करने के बजाय उसको लो ना कर दे, तो इसमें ये खतरा है। इसको ये दो तीन लाइंस को जो है वो अंडरलाइन कर लें कि इसमें ना फर्स्ट डोज इफेक्ट आता है। फर्स्ट डोज इफेक्ट के अंदर क्या करते हैं कि आप ना फर्स्ट उसमें एडजस्ट कर देते हैं, फर्स्ट डोज को थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं, फिर बाद के जो उसके बाद के डोज होते हैं ना, वो फिर हम लोग उस हिसाब से एडजस्ट करते रहते हैं। इसमें ये इन्होंने कहा है कि इट मे बी मिनिमाइज एडजस्टिंग द फर्स्ट डोज टू 1/3 और 1/4 ऑफ द नॉर्मल डोज। मतलब आपने फर्स्ट डोजेस को कम कर दिया 1/3 या 1/4, और फिर उसके बाद हम लोग बाद में जब बॉडी यूज टू हो जाती है, उसके बाद हम लोग डोज नॉर्मल पे ले आते हैं। अल्फा 1 के जो साइड इफेक्ट्स हैं ब्लॉकर्स के, वो लैक ऑफ एनर्जी, नेजल कंजेशन, इसको अंडरलाइन करें। यहाँ पे एक लिखी हुई है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ये ऑर्थोस्टैटिक के बाद कोमा लगा दिया है, ये एक ही वर्ड है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जो मैंने आपको ऊपर बताया है कि हाइपोटेंसिव रिस्पॉन्स आता है, मतलब कि ब्लड जो है ना, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का क्या मतलब होता है? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का मतलब ये है कि जैसे ही आप अपनी पोजीशन बदलेंगे, आपको बीपी ना लो हो जाए। मतलब अगर मैं बैठी हुई हूँ, मेरा बीपी नॉर्मल है, जैसे ही मैं बैठ के खड़ी हूँ मुझे चक्कर आ जाए और मेरा बीपी लो हो जाए। मैं लेटी हुई हूँ तो कोई इस तरह का फैक्ट हो, एकदम से मैं उठ के बैठूं तो मुझे ऐसे चक्कर सा आए और मुझे जो है ना वो बीपी मेरा लो हो जाए, तो इसको कहते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थो आपके पोस्चर, स्टैटिक रुकी हुई, कि एक पोजीशन से, एक स्टैटिक पोजीशन से जब आप एक दूसरी पोजीशन में जाओ तो आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाए। ऐसा नहीं कि हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है 10-15 मिनट, एकदम से, मतलब एक सडन मूवमेंट से, एक सडन चेंज ऑफ पोजीशन से आपका ब्लड प्रेशर
लो हो रहा है। इसको अंडरलाइन करो, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इससे इसका साइड इफेक्ट क्या है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। अब जितने भी हमारे पास इंटैगनिस्ट है ना, उसमें से मुझे तो लगता है सबसे इंपॉर्टेंट इंटैगनिस्ट जो है ना वो आपके हैं बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स हाइपोटेंशन में भी थे, हाइपोटेंशन वाले चैप्टर में उन्होंने लिखा था, पीछे से पढ़े, पीछे हमने डिटेल में बताया। बीटा ब्लॉकर्स जो हैं ये क्या है, कंपिटिटिव इंटैगनिस्ट हैं, ये उनके ड्रग्स के साथ कंपटीशन में होते हैं और जाके उसको आपके बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। बीटा वन कुछ रिसेप्टर्स जो हैं वो नॉन सेलेक्टिव होते हैं, वो बीटा वन को भी ब्लॉक कर, कुछ ड्रग्स हैं वो नॉन सेलेक्टिव हैं, वो बीटा वन को भी ब्लॉक कर देते हैं, बीटा टू को भी ब्लॉक कर देते हैं। कुछ ड्रग्स हैं वो सेलेक्टिव हैं, कुछ सिर्फ बीटा वन को ब्लॉक करते हैं, कुछ सिर्फ बीटा टू को ब्लॉक करते हैं। बीटा इसमें इन्होंने एक ड्रग बताया कि आपके जितने भी बीटा ब्लॉकर्स हैं उनके एंड पे ओलोल आता है, प्रोपेनोलोल और पीसोप्रोलोल, मतलब बहुत से ओलोल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि लोबिटालोल और कार्बिडोलोल के अलावा जो है जितने भी बीटा ब्लॉकर्स हैं ना, चाहे वो 10 हैं, चाहे वो 20 है, चाहे वो 100 हैं, चाहे वो 500 हैं, सबके जो है ना गेट क्या आता है, ओलोल, OLOL। ठीक है, तो अगर OLOL लिखा हुआ तो इट मीन्स बीटा ब्लॉकर है। एक्सेप्शन क्या दी है, लिबिटोलोल और कार्बिडोलोल की। ठीक है, अब यहाँ भी कह रहे हैं कि एक हम लोग बीटा ब्लॉकर के अंदर, जैसे हम लोगों ने हर ड्रग के अंदर, हर क्लास के अंदर एक पढ़ा है मॉडल, इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रोपेनोलोल। प्रोपेनोलोल को है जो है एज अ प्रोटोटाइप या एज अ मॉडल ड्रग हम पढ़ेंगे। ये कह रहे हैं कि इसका बोथ बीटा वन और बीटा टू रिसेप्टर दोनों के ऊपर ही एक्ट करता है, उन दोनों को ब्लॉक करता है। ठीक है, अंडरलाइन कर लें इस चीज को। और इसका वंस अ डे डोज लेते हैं, सस्टेन रिलीज डोज इसके मौजूद हैं। सस्टेन रिलीज जो होते हैं वो थोड़ी थोड़ी देर बाद रिलीज होते हैं, वो इमीडिएटली नहीं निकल जाते, रिलीज नहीं हो जाते, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है बॉडी जो है वो रिलीज करती है उस ड्रग को। सस्टेन रिलीज, मॉडिफाइड रिलीज, ये सारी जो है ना मल्टीपल टाइम के डोजेस इकट्ठे आप ले लेते हो, और जैसे जैसे वो टाइम आता जाता है जो आपकी मेडिसिन होती है खुद ब खुद डिसॉल्व होके ड्रग रिलीज करती रहती है, लेकिन आप मल्टीपल टाइम्स का डोज इकट्ठा ही ले लेते हो। मॉडिफाइड रिलीज में आते हैं ये ड्रग्स। ये चीज आपको एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं है ना, कि मैं जो मैंने अभी आपको बताया सस्टेन रिलीज ड्रग, कि आप मल्टीपल ड्रग ड्रग इकट्ठा ले रहे हो, लेकिन वो टैबलेट इस तरीके से प्रेस हुई होती है कि जब टाइम आता है ड्रग का एक स्पेसिफिक, तो ड्रग डिसॉल्व होती है और सिर्फ उतना ही ड्रग जो है डोज डिसॉल्व होता है जितना बॉडी को जरूरत होती है, बाकी वैसे का वैसे ही रहता है। इतनी डिटेल में एक्सप्लेनेशन जो है ना वो रिक्वायर्ड नहीं है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम था वो क्या कर रहा था, कार्डियोवास्कुलर कार्डिक बीट को तेज कर रहा था, ये कम करेगा। रेस्पिरेटरी, वो ब्रोंकोडायलेशन कर रहा था, ये ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करेगा। आए, वो क्या कर रहा था, वो वो इसके ऑपोजिट काम करेगा। ठीक है, कंट्रैक्शन शो कर रहा था, मिडियासिस शो कर रहा था, ये ऑपोजिट काम करेगा। इंक्रीज्ड सोडियम रिटेंशन, ठीक है, ये क्या करेगा, सोडियम की रिटेंशन को इंक्रीज कर देगा। सोडियम की रिटेंशन मीन सोडियम बॉडी के अंदर ज्यादा स्टे करेगा। सोडियम बॉडी के अंदर जब ज्यादा स्टे करता है ना, तो फिर सोडियम के साथ आइसोटोनिसिटी बरकरार रखने के लिए पानी भी ज्यादा स्टे करता है। डिस्टरबेंस इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, बीटा ब्लॉकर जो है ना वो आपकी ग्लूकोज की सिक्रीशन जो है उसको कम कर देता है। और देयरफॉर इफ टाइप 1 डायबिटिक इज टू बी टेकन प्रोपेनोलोल, वेरी केयरफुल मॉनिटरिंग ऑफ बीटा ब्लड ग्लूकोज इज एसेंशियल। कह रहे हैं कि ये बीटा वन को भी ब्लॉक कर रहा है, बीटा टू को भी ब्लॉक कर रहा है, तो ये ग्लूकोज के ऊपर कुछ इफेक्ट करेगा। तो जो डायबिटिक पेशेंट है ना, बड़ा ध्यान से ये इस्तेमाल करें। हर ओलोल इस तरीके से नहीं है, बहुत से अब हमारे पेशेंट्स हैं जो कि विद डायबिटीज जो है, हाइपरटेंशन भी है, डायबिटीज में, मेरे अपने घर में, आप हर घर में मुझे लगता है ऐसा पेशेंट होगा जिसको हाइपरटेंशन भी है, ब्लड प्रेशर भी है और डायबिटीज भी है। तो हर अलोल का तो ये एक्शन नहीं होगा, कुछ अलोल्स का होगा। कह रहे हैं ये प्रोपेनोलोल का एक्शन है कि वो डायबिटिक पेशेंट को थोड़ा उसके ग्लूकोज लेवल्स को ऑल्टर कर सकती है। इस वजह से कहते हैं किसी की दी हुई गोली आपने नहीं इस्तेमाल करनी, हर किसी की अपनी जो है डॉक्टर उस हिसाब से उसकी कंडीशंस को, पेशेंट कंडीशंस को देख के मेडिसिन देता है। फिर आता है मेन थेराप्यूटिक यूसेस। हाइपरटेंशन, ठीक है, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन के केस के अंदर जो है ना ये ब्लड प्रेशर को कम करेगा। ठीक है, ऑपोजिट काम कर रहा है ना, आपका एड्रेनालिन इंक्रीज कर रहा था, अब प्रोपेनोलोल डिक्रीज कर रहा है। ग्लूकोमा, टॉपिकली आई के ऊपर लगाएंगे, इंट्राओक्यूलर प्रेशर क्या करेगा,
कम कर देगा। माइग्रेन के केस में इसको दे सकते हैं लेकिन प्रोफाइलेक्टिकली, मतलब कि सर दर्द होने से पहले देना है, माइग्रेन होने से पहले लेना है, बीमारी बीमार होने के बाद नहीं। उसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना के अंदर भी ये दे सकते हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी की जो ऑक्सीजन डिमांड है ना उसको कंट्रोल करता है, बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड को कम कर देता है, जो आपके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए या आपकी बॉडी को काम करने के लिए जो ऑक्सीजन है उसको डिमांड कम करके आपके मसल को रिलैक्स कर देता है, हार्ट मसल को। तो इस तरह से करके ये आपकी इंजाइनल पेन को कम कर रहा है, आपके हार्ट को रिलैक्स कर रहा है ना, इंजाइनल पेन कम होती है। एडवर्स इफेक्ट्स देखिए तो सेक्सुअल इम्पेयरमेंट और लिबिडो का, सेक्स लिबिडो जो है ना वो कम हो जाती है, वो जो फीलिंग है वो नहीं आती लोगों को, और इंटीमेसी की, और उसके अलावा मेटाबॉलिज्म पे भी इफेक्ट आ रहा है, और ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन होती है। फिर हमारे पास जो रेज़रपीन था, ये कह रहे थे कि सारे न्यूरोट्रांसमीटर को जो है ये क्या कर देता था, ड्रग्स अफेक्टिंग न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज और अपटेक, या तो सारों को रिलीज कर दे, या दूसरे जहां पे रिलीज हुआ उसके बाद जो अगला न्यूरॉन है वो उसके रीअपटेक में जो है वो अफेक्ट कॉज कर रहे हैं। इसका क्या है, ये ब्लॉक कर देता है मैग्नीशियम की एटीपी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ बायोजेनिक अमाइन नॉरएपिनेफ्रिन डोपामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इनटू द स्टोरेज वेसिकल इन द एड्रिनर्जिक नर्व ऑफ ऑल बॉडी। ये कह रहे हैं कि भाई इसने जो है ना, ये जो तीन इन्होंने बताए हैं अमाइंस, नॉन एपिनेफ्रिन, डोपामिन एंड सेरोटोनिन, ये आपके वही हो गए, एड्रेनालिन नहीं है इसके अंदर, लेकिन जो ये तीनों हैं ये तीनों ही क्या है, एक्टिव वाले हैं, स्टिमुलेटरी हैं, एक्साइटरी हैं। ये आपका जो डोपामिन है ना और सेरोटोनिन, इनको आपका हैप्पी हॉर्मोन्स कहा जाता है। जो एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं ना, जो डिप्रेशन ठीक करती हैं, वो इन्हीं के लेवल्स को आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज करती हैं। तो कह रहे हैं इनको स्टोरेज वेसिकल बनने ही नहीं देंगे, इनको वहां पे नर्व के एंड पे स्टोरेज ही नहीं होने देंगे कि वो आगे रिलीज हो। इस तरीके से ये बॉडी की जो है उसको ठीक कर रहा है। जो हमने ऊपर एम्फेटामिन का पढ़ा था ना, उसका ऑपोजिट ये हो गया, एम्फेटामिन तो सारा का सारा निकाल देता था, ये उनको बनने ही नहीं दे रहा उधर। ठीक है, एम्फेटामिन तो एक न्यूरॉन के एंड के ऊपर वेसिकल्स होते हैं ना, इनहिबिटरी भी और एक्साइटरी भी। जो आपका एम्फेटामिन था वो तो सारा का सारा रिलीज कर देता था एक्साइटरी, ये बंदा बड़ा खुश हो जाए। ये बनने ही नहीं दे रहा कि वो एक्साइटरी वहां पर रुके ही ना, रुके ही नहीं ना तो आगे रिलीज ही नहीं होगा। ये हो गए आपके एंटागनिस्ट भी।